नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको, देशवासियों को, पूरे विश्व को, पूरे अरब को, पूरे मिडिल ईस्ट को। नमस्कार। सूरज सिंह, फरीदाबाद, सिविल इंजीनियर, प्रोफेशनल इंजीनियर, इंटरनेशनल इंजीनियर। चुनाव के बारे में बात करनी है, फिर वही आज के समाज का, आज के भारत का जलता हुआ इशू, जलता हुआ सब्जेक्ट, जलाता हुआ सब्जेक्ट, burning and burner, both issues, both subjects. इलेक्शन 2019 लोकसभा, भारत का चुनाव 2019 लोकसभा का जो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन अपने जाते जाते पीछे बहुत कुछ प्रश्न छोड़ गया है जिनका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, ना देश की जनता को मिल रहा है, ना देश के उन लोगों को मिल रहा है जो लोकतंत्र के दीवाने हैं, जो भारत के संविधान के दीवाने हैं। वो सब लोग ऐसी असमझ में रह रहे हैं जैसे चुनाव था या कोई धोखा था, या एक आई वाश था, या एक खेल था, एक ड्रामा था। हम नहीं समझ पा रहे देश के लोग, क्योंकि एक ऐसा शैतान, एक ऐसी मशीन जिसको शैतान भी कह सकते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, इंट्रिग, कॉन्स्पिरेसी भारत की सरकार द्वारा, चाहे यहाँ की सरकार आज की हो या पहले की हो, धोखाबाज एक इक्विपमेंट जिसने पब्लिक को लूट लिया, ऐसा समझा जाता है। पब्लिक को लूटने से मतलब पब्लिक के वोटों को लूटने का है, पब्लिक के मतों को लूटने का है, जिस मत के द्वारा पब्लिक अपना अधिकार यूज करती है, भारत को आगे ले जाने के लिए भारत की लोकसभा का निर्माण करती है। आर्टिकल 81 के तहत जो हमारे भारत के संविधान में दिया है कि भारत का हर मत अधिकारी वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा लोकसभा के अपने प्रतिनिधि एजेंट को चुनने के लिए, जिसको सांसद या एमपी कहा जाता है। ये अधिकार है केवल हमारे देश के सिटीजन का, नागरिक का। ये अधिकार प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, ये अधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। भारत की जनता आज की तारीख में जो कम से कम 132 करोड़ है, उसमें से करीब 90 से 95 करोड़ मत अधिकारी जिन्होंने मत का प्रयोग किया या नहीं किया, उनके मत का प्रयोग होने के बाद भी उनका मत उनको गया कि नहीं गया, जिनको वो मत देना चाहते थे, ये एक बहुत बड़ा जलता हुआ ज्वलंत प्रश्न खड़ा है सबके सामने। इसका सबसे बड़ा एम्प्लॉय जो देश का है वो है इलेक्शन कमीशन, इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जो मूर्ख बना देख रहा या मूर्ख बनाता रहा, समझ नहीं आया। वो खुद मूर्ख बना या उसने पब्लिक को मूर्ख बनाया, लगता है ऐसा है कि वो बहुत बड़ा ऊंचे दर्जे का मूर्ख बनाने वाला इंस्टीट्यूशन है। चुनाव आयोग जिसको बहुत स्वच्छ कैरेक्टर का होना चाहिए, साफ प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसने हमारे देश की जनता को धोखा दिया है, चीट किया है। भारत के इस चुनाव आयोग ने, जिस पर किसी जमाने में टीएन सेशन बैठा करते थे, आज वहाँ पर एक ऐसा इंसान बैठा है जिसको कुछ क्या कहें, जितनी भी नीचता के शब्द यूज करें उतने कम होंगे उसके लिए। लेकिन हम नीचता के शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। हमारे साथ बहुत से प्रश्न खड़े हैं आज लोकसभा के बारे में। लोकसभा बन चुकी है, वो इलीगल ही सही, वो फेक ही सही। हमारे एमपी चुने जा चुके हैं, वो भी फेक ही सही। हमारे यहाँ भारत सरकार बन चुकी है, वो भी फेक ही सही। सच पूछो तो सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है। एक स्वप्न जैसा लगता है कि चोर आए, चोरी करके ले गए, हम हाथ टापते रह गए। डकैत आए, हमारी अलमारियों से सामान लूट के रह गए, हमारा सोना चांदी लूट के ले गए, हम देखते रह गए। क्योंकि सोने चांदी से बढ़ के होता है वोट का अधिकार, मत का अधिकार, जिससे हम अपने देश का भविष्य तय करते हैं। और जो बैठा होता है सीट पे उसको उठा के फेंक सकते हैं। वो अधिकार जिसने हमारा छीन लिया, डकैती डाल ली बिना बताए। डकैत तो फिर भी गोली दिखा के डकैती करते हैं, इन्होंने तो गोली भी नहीं दिखाई, सीधा छीन के ले गए। उसको चोरी कहिए, डकैती कहिए, आपकी इच्छा। लेकिन एक आम मत अधिकारी जो कहना चाहता है, जो सुनना चाहता है, वो यही है। मैं उन भक्तों के पीछे नहीं बात करना चाहता जो मोदी भक्त हैं या कोई और भक्त हैं, क्योंकि भक्तों के तो दिमाग होते नहीं है, इसलिए मैं भक्तों के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं मन वाले लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा। मन वाले जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो आधे दिमाग के भी नहीं होते, 10% दिमाग भी नहीं होता उनके पास। मेरा सवाल आज ये है, क्या ये लोकसभा सो क्या कहेंगे आप?
जिसमें 233 ऐसे लोग हों जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हों, क्रिमिनली अक्यूज हों, 373 सीटें लोकसभा की जहां पर मतों का हिसाब किताब सही ढंग से ना हुआ हो, मत डाले कुछ गए हों, गिने कुछ गए हों। एक पॉइंट तो उठता है एमपीज का, क्रिमिनल वाले जो एमपी हैं, एक पॉइंट उठता है 373 सीटों का, और इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट उठते हैं, जैसे 20 लाख मशीनें ईवीएम जिसको हम कहते हैं, वो किधर चली गई, गर्त में चली गई, आसमान पे चली गई, जुपिटर पे चली गई, कहाँ चली गई वो मशीनें, इसके बारे में क्यों नहीं कोई प्रश्न उठाता है। चाहे वो चुनाव अधिकारी हो, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो सब के सब आंखें मूंद के और कान बंद करके कैसे बैठे हैं। क्या उनका उत्तरदायित्व नहीं है जनता को जवाब देना, भारत की जनता को, जिसके पैसे पे वो सैलरी लेते हैं, जिसके पैसे वो ऐशो आराम करते हैं, जिसके पैसे भी जनता की मेहनत की कमाई से ये लोग खाते हैं, पीते हैं, अपनी जिंदगी बसर करते हैं। जनता का क्या जानने के लिए नहीं है कि उसका क्या हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट देश का है, उसको ये उसका कर्तव्य नहीं है कि बात का जवाब दे कि आखिर ये क्या हुआ, ये चोरी की गई, डकैती की गई, 20 लाख मशीनें कहाँ चली गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और वो चौथा प्रश्न उठता है हमारे विरोधी दलों का, उन्हें क्या सांप सूंघ गया। आज विरोधी दल ऐसे रह गए हैं जैसे कुत्ते बिल्ली भी नहीं होते, कुत्ता भी भौंकता है, बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती है, लेकिन हमारे विरोधी दल तो ऐसे हो गए हैं जैसे उनके शरीर से खून निकाल लिया गया हो, उनके शरीर से सारा पानी निकाल लिया गया हो, मुर्दा बन गए हो। वो कांग्रेस भी हो सकती है, बीएसपी भी हो सकती है, एसपी भी हो सकती है, और दूसरे भी हो सकते हैं जिनमें कोई सांस नहीं रहा है। अरे ऐसे विरोधी दल का हम क्या करेंगे जो कुछ बोल नहीं सकते पब्लिक के बेहाफ पे। पब्लिक सड़कों पे आ रही है, पब्लिक शोर मचा रही है, पब्लिक चोरी अपने वोटों के बारे में बात करना चाहती है, अपने वोट जो डकैती की गई है इस इलेक्शन कमीशन द्वारा, भारत सरकार द्वारा, फेक प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा जो डकैती की गई है वोटों की, उससे उस तड़ी पार अमित शाह द्वारा जो वोटों की डकैती की गई है उसके बारे में जानना चाहती है ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन यहाँ कोई प्रश्न का उत्तर देने वाला नहीं है। धमकियां दी जा रही है कि जो ईवीएम की बात करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अरे धमकी तो किसी से कोई डरता नहीं है, जेल में डाल दोगे, आप नरक में तो नहीं भेज दोगे, डाल दीजिए जेल में, किसने चिंता की है। आपको उससे ज्यादा कर क्या सकते हैं, भौं भौं ही कर सकता है जब कोई गाड़ी जाती है, कुत्ता इसके अलावा क्या कर सकता है। तो आपकी भी वही औकात है आज की तारीख में। जनता का वोट आपने लूटा है, जनता का अधिकार आपने लूटा है, और बकवास करते हैं ऊपर से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सच्चाई को फेस करने के बजाय झूठ के आप तलवे छाट रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं। और चुनाव आयोग जिसका ये कर्तव्य था, वो कितना बड़ा चोर डकैत स्वयं बन चुका है, उसके बारे में कहना ना कहना सब बराबर है। सुप्रीम कोर्ट से हमें ऐसी आशा नहीं थी कि सोता रहेगा, हिल स्टेशन पर जाके 2 महीने की छुट्टी में आराम परस करेगा, और जबकि भारत की जनता परेशान है, भारत का वोटर परेशान है। यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ है इस चुनाव में। चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, रिटर्निंग ऑफिसरों ने एमपीओ को साइन कर दिया कि आप एमपी हैं, लोकसभा भी बन गई, सरकार भी बन गई, पर सब कुछ है झूठा झूठा झूठा, फेक। और शायद हम कुछ नहीं कह सकते। भारत की आम जनता की नज़रों में सब कुछ फेक है, सच्चाई कहीं नहीं है। सच्चाई सो चुकी है, भारत की जनता ऐसे धोखे में चल रही है जिसको कुछ नहीं कहा जा सकता। वही लोग जो किसी ज़माने में कहते थे ईवीएम गलत है, ईवीएम चोरी की जा सकती है, ईवीएम पे मैनिपुलेशन हो सकती है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी जाती थी उन्हीं के आदमियों द्वारा। एल के अडवाणी जैसे मनुष्य ने फॉरवर्ड की थी एक किताब, भारतीय जनता पार्टी की किसी इंटेलेक्चुअल ने जो लिखी थी 200-300 पेज की किताब, वो खुद ही कहते थे कि ईवीएम ऐसी है। कांग्रेस के टाइम में जब कांग्रेस ईवीएम लाई थी तो यही शोर जाया करते थे, और आज ये ईवीएम को भगवान बना के बैठे हैं। जैसे ये गीता है, ये बाइबल है, ये कुरान है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी वालों को, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए उन सभी को जो प्रधानमंत्री के पीछे चल रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री के होते हुए 322 233 गुंडे आपराधिक मामलों वाले पहुंच सके लोकसभा में, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। वो कितना बड़ा सरदार है उसका कुछ हम सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे उन्हीं की पार्टी के होंगे, और भी पार्टी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उनके हैं जो ऐसे ऐसे आदमियों को टिकट दे सकते हैं जिनके आपराधिक मामले हैं। तो क्या फर्क रह जाता है फिर, एमपी का क्या मतलब रह जाता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ क्रिमिनोलॉजी है, हम नहीं समझ सकते। वहाँ क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या सिखाएंगे देश की जनता को, कैसे नियम बनाएंगे जो खुद ही इतने आपराधिक मामलों में लुप्त हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद के मामले हैं, जिनके ऊपर रेप के मामले हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले, और जिनके ऊपर जिस किसी भी तरह के मामले क्यों ना हो, हैं तो क्रिमिनल ही, हैं तो अपराधी ही। 50 साल तक केस चलते रहेंगे, वो अपराधी नहीं कहलाएंगे क्योंकि केस का सॉल्यूशन नहीं हुआ, केस का फैसला नहीं हुआ। ये बहाना लेकर आप हमेशा नहीं कह सकते कि जो कुछ है ठीक है, ये कभी सरकार की नहीं है, ये कमी अदालत की। अगर अदालत फैसले नहीं करती है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं तो उनको अपराधी ही कहूँगा। अगर 20 साल केस का फैसला नहीं होता तो मैंने ठेका नहीं लिया उनको साफ छवि का कहने का। जब गुंडे पहुंच गए पार्लियामेंट में, तो वो पार्लियामेंट है,
वो लोकसभा है या अपराध शाखा है, ये फैसला हम जानते हैं क्या होना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें राष्ट्रपति से पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो अपराधी है तो अपराधी है। 233 MP जो अपराधी हैं आज की तारीख में, हर दल के होंगे उसमें से। इसको पहुंचाने का कसूर किसका है? मेरा प्रश्न आप सबसे है, जनता से है। इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, आप खुद जानते हैं। जब हम लिख लिख के कहते रहे हैं, इतनी हम पोस्ट करते रहे हैं और आप समझाते रहे हैं कि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी राष्ट्रीय पार्टी को वोट दीजिए या किसी के नाम को वोट दीजिए, प्रधानमंत्री किसको बनाना है, ऐसा कोई हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है। फिर आप क्यों किसी मोदी भक्त बनना चाहते हैं, राहुल भक्त बनना चाहते हैं? आप क्यों बीजेपी या कांग्रेस को देखते हैं? आप एक अच्छा उम्मीदवार क्यों नहीं देखते थे कि जो सही लगे आपको उसको आप वोट दीजिए? आप कितना भी कष्ट नहीं उठा सकते अपने देश के लिए कि आपके क्षेत्र से जितने उम्मीदवार खड़े हैं उनके बारे में जाना जाए, उनसे पूछा जाए भैया आपने कागज लाई है, अपनी CV लाई है, हम आपको देखना चाहते हैं कि आप देश के लिए क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना पढ़ा लिखा है, आप कितने साफ हैं, ईमानदार हैं, भारत के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्या आप इतना भी नहीं देख सकते थे, जान सकते थे? अपना वोट देने से पहले तो धिक्कार है आपको भारत का नागरिक कहलाने का, धिक्कार है आपको वोट अधिकारी होने का, धिक्कार है आप भारत के बारे में क्या सोचेंगे। अपने देश के बारे में नहीं इतना देख सकते तो आप अपने परिवार के बारे में सिर्फ सोचेंगे क्या? क्या भारत आपका परिवार नहीं है? क्या देश आपका आगे जाएगा? देश आगे जाएगा तो आप भी आगे जाएंगे, और देश पीछे जाएगा तो आप भी पीछे जाएंगे। ये सिंपल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। देश अच्छा होता है तो नागरिक भी अच्छा होता है। अगर हम किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका सारे उस देश के नागरिकों पर पड़ता है, और किसी देश की इकोनॉमी खराब होती है तो उसका नुकसान भी सभी को होता है। इसी सरकार से जिस तरह की सरकार देश में होती है उसका भला होगा या बुरा होगा तो सभी का होगा। आज की तारीख में जो सरकार आई है, पहली बात तो यह है कि अब सरकार मानने को तैयार नहीं है उसको, क्योंकि वो सरकार साफ तरीके से नहीं आई है। वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर आई है, उसको धोखेधड़ी से लाया गया है। उस सरकार को जिस देश के अंदर किसान रो रहा हो, आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश के अंदर युवा के पास जॉब ना हो, जिस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया हो, जिस देश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ना हो, चाहे वो सरकार हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिस देश के अंदर किसी भी चीज़ पर कोई विश्वास ना हो, जिस देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था खराब हो, जिस देश में कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिससे कहा जा सकता है कि देश अच्छा चल रहा है, खाली खाली पलाओ, खाली बातें, खाली लंबे लंबे लेक्चर, खाली बातें, खाली स्वप्न, ऐसे सरकार जिससे दिखाए हों देश की जनता को, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं सरकार स्वस्थ है, स्टेबल है? नहीं, खाली स्टेबल होना बहुत कुछ नहीं होता है। स्टेबल तो एक कोमा में पड़ा व्यक्ति भी होता है, जब तक वो जीता है स्टेबल होता है, उससे होने से काफ़ी नहीं होता है। डायनामिज्म भी होना चाहिए, सोच भी होनी चाहिए, कार्यक्रम भी होना चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए, पता होना चाहिए कि 25-30 साल में हम क्या करेगा, देश क्या करेगा। सवाल ये नहीं है कांग्रेस का या बीजेपी का, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी दल का नहीं हूँ, और आज की तारीख में मैं किसी का बनना भी नहीं चाहता, क्योंकि लगता है कांग्रेस भी वैसी है जैसी बीजेपी, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। कांग्रेस वाले डरते क्यों हैं? ये कहना कि हम 52 आदमी हम सब कुछ करके दिखा दें, अरे इन बातों से कुछ नहीं होता है राहुल गांधी, कांग्रेस वालों, इन बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप साफ होके आगे आइए, पब्लिक का साथ दीजिए। पब्लिक का साथ नहीं देंगे तो पब्लिक आपको बिल्कुल मिटा देगी पूरी तरह से। बीजेपी को तो मिट ही जाना है एक दिन। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज से पहले 1947 तक क्या थी, आरएसएस क्या थी, जो चाहते थे कि अंग्रेज इस देश को ना छोड़ें। ये वही राष्ट्रीय स्वयं संघ है। उस समय इनका नाम होता था राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस बॉडी, राष्ट्रीय सीक्रेट सर्विस। वो जासूसी तंत्र जो भारत के में कांग्रेस क्या कर रही है, दूसरे क्या कर रहे हैं आज़ादी की लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उसके इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों को दिया करते थे, वही आरएसएस है। आज देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है पब्लिक को। हम देश के नागरिक है, हमारा देश है, हम भारत माता की जय कह सकते हैं। अरे भारत माता, पहले जान तो लीजिए कि भारत माता होती क्या है। आपको माता का मतलब मालूम भी है? आप उस जमाने में 2500 साल पहले इराक से आए, ईरान से आए, तुर्की से आए, आप अपने आप को यहाँ का नागरिक कहते हैं, आपको नागरिकता मिल गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे भारत माता को समझते हो। आपको ABCD नहीं आती है देश के बारे में, खाली बकवास करने के अलावा आपको कुछ नहीं आता है। जाइए फौज में लड़िए, इतनी शक्ति है तो भेजिए अपने बच्चों को फौज में, भेजिए अपने रिश्तेदारों को फौज में, पढ़ाइए स्कूलों में जो बिल्कुल म्यूनसिपालिटी के स्कूल होते हैं। आप में ताकत नहीं है, क्योंकि आप डरपोक कम्युनिटी है जिसने अंग्रेजों की जूता पालिश की, अंग्रेजों को इन्फॉर्मेशन दी, जिसने तिरंगे की इज्जत कभी नहीं की, भगवा झंडा लगाना चाहते थे, जो कभी चाहते नहीं थे कि देश का संविधान बने, जो चाहते थे हिंदू बनाना, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। ऐसे विचार के लोग जिन्होंने माफियानामा लिख के दिए, सारनाथ जैसे 9 बार माफियानामे लिख के दिए, या हमें जेल से बाहर कर दीजिए। ऐसे लोग, जिसका ये मोदी आज का प्राइम मिनिस्टर जो कहता है अपने आप को फेक प्राइम मिनिस्टर, जो कहता है कि सारवर का ये नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ। अरे अपनी औकात पहचान लो पहले, आप कितने पानी में हो,
आपकी वैल्यू क्या है इस देश में? आप जबरदस्ती सत्ता में बैठ गए जम के हेरा फेरी करके ईवीएम से। 2014 में भी आपने यही किया था, क्योंकि आपकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एक गुजरात बहुत छोटा राज्य थे, वो पहले डेवलप था, आपने उसमें क्या किया था? और आज आपने जो हालत कर दी है देश की, आप जब से आए हैं देश की इकोनॉमी बर्बाद हुई है। आप जब से थे मनमोहन सिंह के टाइम बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, उससे पहले भी बहुत अच्छी इकोनॉमी थी। कांग्रेस के समय में मनमोहन था और उसने अमेरिका तक को ठीक कर दिया था इकोनॉमी में। हमारी देशी इकोनॉमी तो सही की थी, आपने चलती गाड़ी को गिरा दिया। अब सवाल ये है कि चुनाव हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं, सच्चाई तो बोली ही जाएगी, चाहे चुनाव हो गए, कोई हारा हो कोई जीता हो, हम किसी से मतलब नहीं रखते। हम तो आज भी कहेंगे कि आज के देश की हालत खराब है। क्या आप आज इस स्थिति में हैं कि आज के युवाओं को कंज्यूम कर सकें, उनको रोजगार दे सकें, आज के किसानों को उठा सकें? सिवाय बोलने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझते हैं आपको जिता दिया पब्लिक ने, आप गलत समझते हैं। पब्लिक ने आपको नहीं जिताया, आप हेरा फेरी करके जीते हैं। अगर आप में शक्ति है तो बताइए 20 लाख मशीन का इसका जवाब दीजिए। उन मशीनों का क्या हुआ, वो किसके पास है, उसमें किस तरह से इस इलेक्शन में यूज किया गया है? हमारा नौकर है या इलेक्शन कमीशन, हम इससे बात नहीं करना चाहते। ये तो खच्चर आदमी है, बिल्कुल कच्चा। हम आपसे बात करें, आप इस टाइम सरकार में, आपको जवाब देना होगा वो 20 लाख मशीनों का। इसके लिए बेशक आप पब्लिक को जेल भेज, कितने को जेल भेजेंगे? आप सब बोल रहे हैं 10% 20% पब्लिक को छोड़ दीजिए, जो आपकी चमचागिरी करते हैं, जो मोदी के नारे लगाते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, वो दिमाग के खोखले हैं, गोबर भरा है। चाहे वो टीवी चैनल वाले हों, उनके चमचे खरीदे हुए हों, या वहाँ बच्चे बैठाकर शोर मचाने के लिए हों। सवाल ये उठता है कि आपको जवाब देना होगा, ये 20 लाख मशीनें कहाँ हैं? आपको जवाब देना होगा। जो 233 लोग आए हैं लोकसभा में एमपी बन के आपराधिक छवि वाले, वो कैसे आ गए? पब्लिक ने वोट दिया, पब्लिक को मालूम नहीं था वो अपराधी वाले हैं। पब्लिक ने तो आपके नाम पे वोट दिया होगा या कांग्रेस के नाम पे वोट दिया होगा, वो आ गए। कैसे आ गए? कैसे टिकट देगा इनको? आपने कभी सोचा इस बारे में? आप जवाब दीजिए मिस्टर मोदी, मिस्टर फेक प्राइम मिनिस्टर, आपको जवाब देना होगा, ये कैसे आ गए? क्या एमपी ऐसे लोग 233 542 में से बैठेंगे हमारे सबसे ऊंचे संस्थान में, जिनकी आपराधिक छवि है? आपको शर्म नहीं आती है देखकर? पब्लिक को तो शर्म आ रही है कि 45% हमारे लोकसभा के जो एमपी हैं वो अपराधिक हैं। आपको नहीं आ रही शर्म? आपने उनको मिनिस्टर भी बना दिया बहुतों को। कैसे पाए आप लोग? आप यही देशभक्ति दिखाना चाहते हैं? यही देशभक्ति होती है कि जिन्होंने अपराध किए हैं उनको खड़ा कर दो लोकसभा के अंदर मिनिस्टर बना के, और वो चुनाव आयोग तो जवाब देगा नहीं। 373 सीटों में जो स्कैम हुआ है वोट का, काउंटिंग का, उसका कौन जिम्मेदार है जवाब आपके पास? आप जवाब कभी देंगे नहीं, क्योंकि आप तो इलेक्शन जीत चुके हैं, आप तो सत्ता में आ चुके हैं, आप तो शपथ ले चुके हैं। आपने बाहर के लोगों के सामने शपथ लेके दिखा दिया, देखो मेरे देश की जनता कितनी पागल है, कितनी बेवकूफ़ है कि मुझे दोबारा चुन लिया। अरे आप जनता के सामने शपथ लेते तो बात कुछ होती। जनता के सामने शपथ वही ले सकता है जिसको जनता ने चुना हो। आपको जनता ने चुना ही नहीं है, आपको तो ईवीएम ने चुना है। वो ईवीएम, वो भ्रष्ट ईवीएम, वो भ्रष्ट देवता की देवी ईवीएम जिसका सहारा आपने लिया है, उसके पहिए अपने नहीं है, वो चल नहीं पाएगी ज़्यादा दिन। कितना दिन चलेंगे आप क्या समझते हैं? हेरा फेरी करके आप लंबे समय तक यात्रा कर सकते हैं? कितना कर लेंगे? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असुरों से, कि खुशबुआ नहीं सकती कागज के फूलों से। आज आप एक कागज के फूल हैं, सच नहीं है आपके पास। सच तो जनता जानती है, आप नहीं जानेंगे, जानेंगे तो बताएंगे नहीं। शर्म आती है कांग्रेस वालों के ऊपर, शर्म आती है बीएसपी वाले के ऊपर, शर्म आती है एसपी वाले के ऊपर। बैठे हैं घोंसले में मुंह रख के तोते की तरह टर 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 टर, करना धरना कुछ नहीं। अरे आओ सड़कों पे जनता का साथ दो। आपके बस का नहीं तो जनता की सपोर्ट तो कर सकते हैं आप। चले गए लोकसभा में मुंह उठा के कि हम जीत गए हैं। शर्म आनी चाहिए आप 200 एमपीओं को जो बिना इंडिया के आए हो। अरे छोड़ दो सीटों को, क्या रखा है इन सीटों पर? आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप भी लालची हैं, आपको भी लालच है सत्ता में बने। सत्ता में ना सही, विरोधी दल में सही, आपको पैसे तो मिलेंगे ना एमपी होने के, आपको उसका सारा बेनिफिट तो मिलेगा, इसलिए आप जाना चाहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, फेक लोकसभा के मेंबर बन रहे हैं आप, शर्म आनी चाहिए आपको। देश को धोखा देने वाले चुनाव के आप एक परिणाम है। आप चाहते हैं सत्ता में रहना, उनके साथ रहना ताकि आपको वैल्यू मिलती रहे। नहीं तो ऐसा क्या है कि आप वहाँ जाके करेंगे? ये सुनने वाले किसी के नहीं है, आप किसको सुनाएंगे? जनता की आवाज़ वहाँ उठा नहीं सकते। आपका ड्यूटी बनती है, आपको कर्तव्य बनता है, जोर दें सब इंस्टीट्यूशंस को जोर दें। जबरदस्ती कहें कि चुनाव को रिजेक्ट किया जाए। 2019 का जो चुनाव है ये ख्वाब है, ये एक झूठ है, ये एक फेब है। सवाल ये नहीं है कौन जीता कौन नहीं हारा, पूरा प्रोसीजर ही गलत था। ए से लेकर जेड तक सब कुछ गलत था। चुनाव आयोग आपके जूते में था।
सारी संस्थान आपके जूते में थी, कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो आपके खिलाफ बोल सके। जबकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए था, बिना किसी की सपोर्ट करने वाला होना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि चुनाव आयोग को आपने खरीदा था या अपने मतलब के लिए बिठाया था, या आपका दोस्त है, कौन है हम नहीं जानते, जो भी होगा उसने देश की भक्ति का काम नहीं किया, देश की सेवा नहीं की, उसने आपकी सेवा की। वो चुनाव आयोग है ही नहीं, वो एक नौकर है कि आपका चाय वाला है, आपका चाय बनाने वाला है। इसलिए उसके बारे में कहना ना कहना तो अपनी जीभ खराब करने वाली बात है। उसको तो आज की तारीख में वैल्यू देते ही नहीं है, क्योंकि वो है ही ऐसा। उसने कोई प्रोफेशनल काम किया ही नहीं, संविधान की बात को उसने समझा ही नहीं, और समझा तो उसको बताया ही नहीं। पब्लिक की वो सुनता नहीं, विरोधी दलों की सुनता नहीं, वो किसकी सुनता है? सिर्फ आपकी सुनता है। सुनता रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है। ये चुनाव बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है देश के ऊपर। 2019 का लोकसभा का चुनाव एक स्कैम है, एक फ्रॉड है पब्लिक के ऊपर। जब वोट लोग दे नहीं रहे, पब्लिक वोट देना नहीं चाहती जिस पार्टी को, जिसको, और फिर दोबारा सत्ता में आ जाता है इतने बहुमत से, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है माइट इज राइट, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। आपकी औकात क्या है बात करने की? आप बात नहीं करेंगे मेरे बारे में। जो हो गया बस हो गया, जो हो गया बस हो गया नहीं होता है। ये वोट का मामला है, ये अधिकार का मामला है, ये देश के भविष्य का मामला है, भारत की जनता के भविष्य के मामला है, ये भारत के उस युवा के भविष्य के मामला है, ये भारत के किसानों के भविष्य का मामला है, भारत के कर्मचारियों के भविष्य का मामला है, ये भारत की जमीन का मामला है, भारत की खेती का मामला है, ये भारत के हर उस चीज़ का मामला है जो भविष्य से निर्भर करती है। भविष्य बनाने के लिए देश में अच्छी जनता होनी चाहिए और अच्छी सरकार होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जनता समझती है, चुपचाप रह जाती है, डाइजेस्ट कर जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनता, हम जानते हैं सोती ज़्यादा है, लेकिन जनता जागती भी है, मत भूलना। जनता ने वोट दिया नहीं दिया वो सवाल दूसरा होता है। आपने धोखा एक बार दे दिया, बार बार नहीं चलेगा। जनता के आप जानते नहीं है कि सूडान में क्या हो रहा है तो भारत में भी हो सकता है। आप जानते नहीं है दूसरे देशों में क्या हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है। ये मत सोचना कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा देश है तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आती है तो लोग इंदिरा गांधी को उठा के फेंक देते हैं यहाँ पर। जब कुछ आता है तो कांग्रेस सरकार को उठा के फेंक देते थे यहाँ पर। ये वही देश है जिन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया यहाँ से। आप जैसे होते हुए लोग वहाँ नहीं भाग सकते थे अंग्रेज, लेकिन कांग्रेस वही कांग्रेस है, चाहे ये कांग्रेस दूसरी रही हो, वही कांग्रेस है जिसने अंग्रेजों को यहाँ से प्यार से धोखे से मार के भगाया है। लेकिन आप तो चाहते नहीं थे ऐसा हो। आज देश वहीं खड़ा है कि आपका भगवा यहाँ पर झंडा होना चाहिए, या आपकी यहाँ पर आपका हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की जनता इस बात को स्वीकार करने वाली नहीं है। भारत की जनता सीधी हो सकती है, सोने वाली हो सकती है, गंभीर नहीं हो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब जागती है तो अच्छे अच्छे को सबक सिखा देती है। आपने जितनी मर्जी ईवीएम का गेम किया हो, 9 लाख 10 लाख ईवीएम आपने बदली हो, सब जानते हैं, अंडरस्टूड है कि बदली गई है। इसमें कोई रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, कोई बड़ा साइंटिस्ट का फार्मूला नहीं लगना है इसमें। 20 लाख मशीनें में से आपने गायब करके रिप्लेस किया सारी मशीनें, जहाँ जहाँ आप जानते थे कि आप चुनाव हारेंगे। और ऐसी इंफॉर्मेशन भी है कि 200-250 मशीन 200-250 क्षेत्रों में आपने ऐसा किया है। आपने जहाँ जिस मशीनों से वोट कास्ट हुए थे उनको हटा के अपनी प्री लोडेड मशीन वहाँ पर डाल दी गई है, और ऐसा हुआ है। और कांग्रेस वाले या दूसरे विरोधी दल सोते रहे, वो समझे नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उनका दिमाग इतना साफ था, वो गंद नहीं चाहते थे दिमाग में, उनके दिमाग में गंद डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन आपके दिमाग में तो सफाई कभी थी ही नहीं, आप तो शुरू से गंद लेके चले हैं। 1947 से आज तक जो आप चाहते थे आपको 70 साल में मिला है, और आप चाहते नहीं कि वो छूट जाए। कांग्रेस के दिमाग में गंद नहीं है, कांग्रेस गलत हो सकती है, कांग्रेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन गंद नहीं है कांग्रेस दिमाग में। देश के प्रति गंद तो आपके दिमाग में है, क्योंकि यहाँ पब्लिक को जब धोखा दे सकते हैं तो किसी को भी दे सकते हैं। देश पब्लिक से बनता है, पब्लिक देश की होती है। और जब पब्लिक का वोट आप छीन सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, डकैती डाल सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी वालों, मोदी वालों, फेक एमपी जितने बने हैं, मैं तो कांग्रेस वाले एमपी को भी फेक ही कहूँगा आज की तारीख में। जितने भी अपोजिशन के एमपी आए हैं आप सब फेक है, क्योंकि आप भी उसी प्रोसीजर से आए जिस प्रोसीजर से बाकी एमपी आए हैं। तो सारे के सारे 542 एमपी जितने भी हैं सारे फेक हैं। मैं तो यही कहूँगा आप सब अपोजिशन वालों से, चाहे कांग्रेस के हो या दूसरी पार्टियों के हो, ये अच्छा होगा देश हित में कि आप वहाँ से इस्तीफा दे के वापस आ जाइए और जनता के लिए लड़िए। जब तक आप इतना नहीं करेंगे इस देश का भला होने वाला नहीं है। आपको मजबूर करना है आपको चुनाव आयोग को, मजबूर करना है आपको सुप्रीम कोर्ट को, मजबूर करना है भारत देश की संस्थाओं को, मजबूर करना है लोकसभा को, सबको मजबूर करना है। ये चुनाव 2019 का जो हुआ है इसको रद्द किया जाए,
और दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप में दम नहीं है, आप क्या चलाएंगे? तो ये भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं सरकार में, यही चलाएंगे सब कुछ। भ्रष्टाचार का मतलब खाली रिश्वत लेना नहीं है, किसी प्रोसीजर को, किसी अधिकार को तोड़ फोड़ देना भी भ्रष्टाचार ही कहलाता है। इन्होंने वही किया है। ये समझते हैं पब्लिक इनकी बात को मान लेती है, सब कुछ हो जाता है। ये गलतफहमी के शिकार है। पब्लिक में ऐसा नहीं है। पब्लिक के अंदर ये नचिता भड़क रही है, चिंगारी चल रही है। सब सोच रहे हैं पढ़े लिखे अनपढ़, अनपढ़ बेशक नजर पढ़ा लिखा जरूर सोच रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में चल रहा है, और टीवी चैनल्स वाले तो बात ही छोड़ो, तो पीके में कबाड़ी बाजार है वो तो सब। सॉरी। Ladies and gentlemen, dear friends, I am again here to talk to you about elections, general elections, Lok Sabha 2019 that has passed by peacefully, of course. But question arises, whether should we consider that election 2019 Lok Sabha MPs a real election, an imaginary election, or a virtual election? Question arises whether 233 MPs that have reached Lok Sabha are having criminal backgrounds with them should be accepted or not. Question arises whether in constituencies of Lok Sabha numbering 373 or one, whatever it is, there has been mismatch of votes polled in and votes counted in. A difference of thousands of votes in these constituencies, and issue of 20 lakhs, 2 million electronic voting machines disappearance from scene of election and from election commission office. 40 lakhs order was placed to those companies who are manufacturing EVMs, whereas election commission made an order of 20 lakhs only, which means 40 lakhs minus 20 lakhs equal to 20 lakhs, a difference of 20 lakhs or 2 million electronic machines arises. Whereabouts of these being means, where are these machines 20 lakhs? Are they available in EC's office, or they are available in BJP's offices? This question arises. And if these are available in BJP's offices, because election commission has no clue about that, why these machines were available with BJP offices long back, and what was criteria, what was the function about that, what is the objective, what right BJP got to keep these machines in their offices, newly built offices? That question requires dissemination, requires dissertations, requires brainstorming on this. Are we members of public of this country in a position to have retrieval of these answers or secrets, where these lie in? Do we have capabilities to handle this? Are we voters only meant for voting? Are we born in this country just to vote for 5 years? That is our job only, or our job continues post-election, that we have to monitor what our guys are doing? If we have just one duty to vote every 5 years, that is objective to get birth on this earth or Bharat country, I will not say anything. But we are not born for that. We are born here to live, and live with procedures, live with value, live with affinity, and live with rights of constitutions granted to each and everyone in Charter of Constitution. This is charter of everybody. Every citizen of this country got charter in constitution that this is my right and this is your right and this is right of others. If I have devoid of my right of voting, I'm devoid of my right of optional voting, to whom I want to vote or not to vote, that's my right. How could someone play with my rights? How could EVM can play with my right? EVM is not human being. EVM is a machine. It's just a machine. How can machine devoid me of my real right? I have a right to ensure to whom I vote must be voted when I vote. This means when I put seal on ballot paper, I know that I have put my seal on that candidate. But in EVM, I don't know that. This means I am not made ensure that wherever I voted for, that vote has gone there. This means there is some extra play on my right from
Election Commission as well as from government of this country that their right is a part on my right, and my right cannot be parted. And parted, I don't allow a part. I cannot allow my right to be parted by someone. My right is absolute, and I don't allow someone to play with this. But they have done it, and that is because of engagement of EVMs in elections, pollings. EVM has nothing to do with the polling. It cannot be enforced that I have to vote using EVM. It is my right whether to vote using EVM or to vote using ballot paper. And my right says I have to decide, I have to elect for, and I never elected EVMs. Nobody asked me, shall you vote by EVM or shall you vote by ballots? This means they themselves decided. Who are you to decide about this? Who is Supreme Court to decide about this? Who is Election Commission to decide about this? And who is government of this country to decide about this? This is my fundamental right, constitutional right. It is my option. How shall I like to vote? I shall like to vote by EVM or I shall like to vote by ballot paper. That is my right. No one can ride on that. Supreme Court is not about constitution, about public. Supreme Court is just a part of judiciary system, chief of that. Supreme Court cannot go above public. Constitution is for all. Supreme Court is also under Constitution of this country. Election Commission is under Constitution of this country, and we frame this Constitution for public. We are not under Constitution of this country. We are above Constitution of this country because we framed it, we constituted it, and we produced it, and we enacted it for us, and we gave it to ourselves. We people of this country. So we people of this country are always about Constitution of this, and we don't accept your EVMs. That's it. As a citizen of this country, I condemn EVM use in elections. What shall you do? I don't accept this. You have to arrange for me as a voter to vote by ballot paper if I opt to do so. If you cannot do that, you are denying me my right of vote, right to vote. And you have no right to deny me right to vote. I reject EVM, and people would reject it. That is for sure. You have to chart it out, your plans, how you want to manage it. You cannot force me the way you wish. You cannot jump to power by bungling, which you have jumped. 20 lakhs machines have cheated people of this country, voters of this country. 56 crore votes, 56 lakhs, sorry, not crores, 56 crore votes have been bungled with. 56 lakhs votes have been used for bungling various constituencies in the elections. What does it mean? This means this election, according to the Constitution, should be free, fair, and transparent, but it did not work. It did not match that requirement. It just worked out to continue the election and nothing else. It's indeed true that people are soft, people are gentle, people are faithful to country, people are patriot to country, but that state of being all this can remain until surrounding circumstances of those institutions which are involved in election must remain so. If Election Commission does not stick to that requirement, then this requirement cannot work. If Bharat Sarkar cannot stick to that requirement cannot work. If SC cannot meet that requirement, SC cannot work. That is what has happened. A judiciary, Election Commission, and Bharat Sarkar have in a joint way abused people of this country, abused system of voting, abused polls, and Lok Sabha constituted by that is not true Lok Sabha, is not factual Lok Sabha, but a produced Lok Sabha. A Lok Sabha manufactured one, manufactured by malpractice of election system, by Election Commission and this government, is a result of that and not factual one. It's not in letter and spirit true Lok Sabha. When it is not in letter and spirit true Lok Sabha, it cannot be true MP in letter and spirit, and of course it cannot be in letter and spirit true government of this country. And these are question marks.
Who shall respond to these questions? It is the same state of 1947 when these people didn't want Congress to win freedom from English. The same people, RSS, which are now called Rashtriya Swayamsevak Sangh, and BJP combined in government. RSS, the same one which used to supply secret information to British time, and they just waited for their time to come back, and they think now that that time has come back when they can introduce their saffron flag, and they can change constitution of this country to their own will. But that is not going to happen because they think it's so easy. It's not so easy. People of 132 crore people, 132 crore people are not sleeping. To an extent, this is concerned. You talk to people who voted, they will tell you they did not vote for BJP, but BJP won. Majority of people didn't vote for BJP, BJP won. Majority of farmers didn't vote for BJP, BJP won. Majority of youth didn't vote for BJP, BJP won. Majority of those pakoda sellers didn't vote for BJP, BJP won. Majority of those workers, construction workers didn't vote for BJP, BJP won. Those impacted upon by Notebandi didn't vote for BJP, BJP won. Those impacted by GST small shops or hawkers didn't vote for BJP, BJP won. I don't understand except those BJP workers who are Modi Bhakts, you can say, or who are the BJP's Punjabi area type people, Jan Sangh people, you can say. Jan Sangh is the past name of BJP, which means a party constituted by those people migrated from Pakistan in those days. In 1947, they constituted a party named Jan Sangh, and that Jan Sangh is a renewed name, Bharatiya Janata Party, BJP. They may support BJP, they may support Modi. That is a different issue because they belong to BJP as a part of religion, means the BJP is their religion. Well, those people will support, of course, this party, BJP and Modi. But those who are common people of this country from all states in this country never support BJP to such an extent that they would get 303 seats on their own. That is impossible. Then what should people do? People did not vote, they won. Voices have started generating up, coming up from every corner, even in many YouTube channels you will see, because people have stopped watching television channels because of funny reasons, because of their partiality with BJP, partiality with Modi. They always sing songs for Modi. They never provide correct news, true news, professionally. So people of this country in general have stopped watching television channels which are supported by Ambanis and Adanis and others. Industrialists and industries have support channels which they will not worry for people, but we are paying for channel, even then they are not worried about that. This means people have started watching social media channels, and social media channels are clearly telling that people are not happy with this election, and this election has to go. And people expect support from BJP, support from Congress and the parties to join people for this movement, or else they will be thrown out of their positions in future, and someone else will take place to replace them. Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, Mayawati, Akhilesh, and all those who belong to opposition, you are just advised that take care of this country in a position way. Support people of this country. People of this country don't want this Lok Sabha. They don't respect this Lok Sabha. You have brought 233 MPs who are criminals. You don't feel shy. Many of them must be your party people. You don't feel any shame. If you cannot feel any shame, how can you trust that you are also true Bharatvasi? You may be leader, but you have brought some people from your parties as well. BJP is responsible for, completely responsible for that. Total 233 MPs who are from criminal background are MPs now, having constitutional status, and they shall, but because they are now in power, they shall do everything that these cases against them must be wiped out, must be quashed, just like Yogi of UP did. He quashed all cases against him themselves. He himself is police, he himself is judge, he himself is a kotwal, he himself is a robber. Like that, they will do. But public doesn't recognize this. It is duty of opposition parties to help, to support, to raise voice of people, to augment that voice. Sitting in Lok Sabha with this status doesn't mean anything. What shall you do there? Nobody will listen to you. You may say we will fight with everyone. What fight? You have to fight outside Parliament, outside Lok Sabha. You have to fight with people. You have to strengthen people. You have to bring confidence into people.
That is purpose of opposition. If you are not with people, why are you afraid? I don't understand. Why are you afraid to speak about EVMs? You political fools, you don't understand what has happened. A common man understands. You are not able to understand this. You are leader of opposition for what? For public. You are not leader for your own. If I, as citizen of this country, and many lakhs and crores more, do not get your support, there is no purpose that your party should stay. No purpose is left. Why do you not condemn this Lok Sabha? What is reason behind? Just because you will get pensions after this, or you get salaries and all facilities the MP gets? Forget that. You condemn this Lok Sabha, all 200 people who are there from all non-NDA party or independents. Come out openly, fight, and let this Lok Sabha be dissolved forever. Let elections be renewed. Next election should be done by ballot papers. If you cannot do this, public will not need you. They will not need you. For what? We don't need you. Why? We will fight ourselves then. There will be something else in this country. BJP won fine, but they did not win clean. Election should be clean. It should be transparent. It should be fair. But it does not happen. It didn't happen. They abused election commission. Who abused public? There are clear evidences there has been malpractice in elections, pollings, but election commission is silent. Why? What interest election commission got in this election for its own? This means he might have been paid, or he might have been promised some higher position in future, or something else likewise. Otherwise, he should be independent. He did not act independently. Unfortunately, he even could not digest one soldier of this country who worked in the army for many years. He got 18 awards, and his candidature from Varanasi, Banaras, was rejected because it was against our Prime Minister Modi. So what? Prime Minister is not God, and soldier is not rubbish. Soldier is equivalent to Prime Minister to an extent candidature is concerned. Why that candidature was rejected? That's a question mark. There is nothing. When 233 people of criminal background can reach Lok Sabha, why that person could not reach or could not be allowed to contest? This is a clear indication, clear proof, clear evidence that Election Commission did not act in judicious way, in a prudential way. They acted favoring someone and disfavoring someone else. This is not correct one, and that election commission must be condemned from each and every direction, from each and every point of view, because that person deserves that. That person did not act as the commissioner of elections, but just a servant to Prime Minister for personal interest, for family interest, or some other interest. Whoever spoke against him was not valued. This election has been very, you can say, unwelcome from each and every point of view. It got interference from government, it got interference from somewhere else, it got interference from BJP. It was not interfered by opposition parties, but abused by election commission, all those parties who demanded something, but election commission did not hear. So this election, you can say, is a scrap one. This election has been rubbish, has not been legal, illegally, has been illegal. The election has not been a standard one, which country expect. But even then, they say Lok Sabha has been constituted, which is fake. I say, when Lok Sabha is fake, this means MPs are fake. When MPs are fake, 233 criminals are there. What do you expect of them? This is a house of criminals or house of Lok Sabha, only God knows. I am sure this is a house of criminality, house of criminals, house of those people who committed crimes this way or that way. But due to procedures, they take time in law. Law takes its own course. They still are called clean image people, unfortunately. So our future lies in those hands who themselves are criminals,
So what future shall we have? We very understood. Our voter are sleeping people. They didn't even consider candidature of individuals. They consider candidature of Modi and candidature of Lahore and just decided for vote. That has caused this creation of such house of Lok Sabha, which is called August House of Lok Sabha, instead of August House of Lok Sabha, now the criminal house of Lok Sabha. Name is that. Unfortunately, our country is having a house where 233 people, 233 MPs of 542 are from criminal background. May not be the first one, but now it's known that so many people are there, so many MPs are there, which do not limit to clarity of life, standard of life. That is what we are having today. Unfortunately, you may say, we are having that one. I'm really very upset with what is happening. They may take action against me, they may take action, it's up to them. But facts have to be spoken out. Facts have to be spoken out in each and every direction. I neither belong to Congress, I neither belong to Congress nor to BJP or not someone, and I don't want to belong to those parties who are not very clear, not very brave. They are just manipulating, they just manipulate elections, how to win elections. And just forming government is not one objective of this country. We have to serve people of this country, and if government constituted in such a way that they will just make money out of that and they will support all riches, there's no meaning of that. If 60,000 crores can be used in this election, as per information we have, 60,000 crores rupees have been used in the election. You can imagine what is future of this country. It's not one. There are 542 seats. This means 60,000 crores means about 100 crores is spent on each constituency of 542 constituencies. If such a sum is spent on elections, are they Satyavadi Harishchandra MPs coming to serve you? I don't understand that. A person who spends 50, 60, 70, 80, 90 crores in one election to serve you, you think? Is it? Is he mad or you are mad? I don't know. Someone is mad. Either who thinks he will serve us is mad, or he thinks that he will not serve you is mad. Nobody will serve anybody. That is a problem. So my dear sir, my dear people, my dear friends, my dear colleagues, my dear citizens, my dear whatever I should say relatives in political handling, I would say do everything. Don't leave everything to government. Don't leave everything to election commission or to system, legal system or judicial system. Do your way, fight your way. We have to again get one freedom from these clutches of powers who have established themselves illegally, fakingly, and we do not accept what has happened. We have to fight for our rights, for our future, for our country, for Bharat, and this ill element, this bad element that has occupied Lok Sabha must be removed by another election by ballot paper, and this election must be considered wiped out, written off. If you people can do this, you will make your country good, future good for your kids, for yourself, and more countries will be interested in this. In information has gone to whole world that mass bungling has taken place in this election, which is really not a good news for all of us because this country belongs to all of us. पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि 60,000 करोड़ रुपया भारत का इन चुनाव में यूज हुआ, कितने दुख की बात है। 60,000 करोड़ 542 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, मतलब ये कि करीब करीब 100 करोड़ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एवरेज हुआ ही होगा। 100 करोड़ जो एमपी या वो पार्टी जो एमपी को भेजी है उस कैंडिडेचर के लिए, अगर वो इतना पैसा खर्च के आएगा तो मेरी आपकी सेवा तो क्या करेगा, ये तो समझ लीजिए। वो उन पैसों को आगे बढ़ाएगा, उनसे और कमाएगा। ऐसा होना ही है। हम तो खाली ख्याल रख के बैठ जाते हैं कि अब सरकार बदल गई है, पता नहीं क्या क्या और होगा। ऐसा सोचने से नहीं होता है। ये खाली ख्याली फैलाव है, इन फैलावों से कुछ नहीं होता है। हमने पहले भी देखा है, हम आज भी देख रहे हैं कि देश का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस देश की जनता सो जाए, जिस देश की जनता गंभीर ना हो, जिस देश में कोई सोच ना हो, जिस देश में भेड़ चाल हो सब। एक ने कहा मोदी मोदी तो पीछे से लाइन लग गई मोदी मोदी, दूसरे ने कहा मोदी चोर है तो पीछे से आवाज आई मोदी चोर है मोदी चोर है। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इन बातों से माहौल को गर्म तो किया जा सकता है,
लेकिन समस्याओं को पकड़ के ठीक नहीं किया जा सकता। समस्या को ठीक करने के लिए सोचना होता है, बात का तोड़ तोड़ के देखना होता है, एनालिसिस देखना होता है। जब तक वो नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भारत के उन लोगों से जो आज की तारीख में खुश नहीं है चुनाव से, और जहाँ तक मैं समझता हूँ 90% लोग इस चुनाव से खुश नहीं हैं। 10% छोड़ो उन लोगों को जो मोदी भक्त हैं, उनकी बातों को छोड़ो, उनकी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका बात करने का मतलब है अपना दिमाग ख़राब करना। वो बात समझेंगे नहीं, ना समझा सकते हैं, वो खाली गालियाँ लिख सकते हैं, लिखते रहिए गालियाँ, कौन सोचता है आपकी बात से। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे मेरे देश के लोगों, अपनी आँखों को खोलो, अपने मस्तिष्क को खोलो, अपने शरीर के दिमाग को खोलो, और फिर देखो कि आपके साथ क्या हुआ है। क्या ये धोखा देना आपको सही है? आपको ये धोखा जो दिया गया है वो सही है? आप इसको क्या रिकॉग्नाइज़ करते हो कि धोखा सही है? तो मैं क्या कहूँगा उस केस में। लेकिन अभी जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। मैं इस देश का नागरिक होने की हैसियत से, इस देश का मत अधिकारी होने की हैसियत से, इस देश का एक सुंदर भविष्य देखने वाले व्यक्ति की हैसियत से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। आज हम जिस तरफ जा रहे हैं ठीक नहीं है। हम उन लोगों के पीछे जा रहे हैं जो लोग कभी देश के थे ही नहीं। हम उन लोगों को सत्ता में लाके बैठा दिया जिस देश के लोगों ने इस देश के लिए सत्ता के टाइम, फ्रीडम फाइटिंग के टाइम इस देश के विरुद्ध काम किया। चलो विरुद्ध काम किया भी होगा, फिर भी देश ने उनको इज्जत दी, उनको संभाला, उनको रखा। और आज वही उन लोगों को गालियाँ देते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। आज़ादी के समय उनको गालियाँ देते हैं, आज़ादी के बाद जिन्होंने इस देश को संभाला, आगे बढ़ाया। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ शिप भी बने, जिस देश में कुछ नहीं होता था वहाँ बहुत कुछ हुआ। उन नेताओं को गाली देने वाले लोग इस देश के कैसे अच्छे हो सकते हैं? सवाल ये नहीं है कि नेताओं को गाली देने से आपको वोट मिल सकते हैं, बात वो नहीं है। आप गाली देके एक बार वोट ले लेंगे, लेकिन सच्चाई जनता जानती है। सब लोग जानते हैं कि ये आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकता क्या है, और जिनको नहीं भी पता तो पता चल ही जाएगी कि ये लोग कौन हैं, किस तरह का काम करने वाले हैं। बोलना एक बात होती है, करना दूसरी बात होती है। बोल तो कोई भी देता है, चलता हुआ इंसान हो, बैठा हुआ इंसान हो, बोलने का क्या जाता है। थोड़ी बहुत जवान होगी तो बोल ही देगा। जो पैसा मांगता है भिखारी वो भी बोल देता है, नहीं बोलता है, वैसा वैसा मांगता है। तो क्या हम इनके हाथों में जाकर देश को अच्छा बना सकते हैं? क्या हमने अपने आप को इनके हाथों में देने का मतलब है हमने भविष्य बना दिया अपने देश का, अपने बच्चों का? हमने क्या संस्थान अच्छे बना दिए भारत के आने वाले? हम किस लेवल पर पहुँच गए हैं? ये बहुत बड़ा इश्यू है समझने का। हमारा वोट कहाँ गया, ये क्या हमारा जानने का हक नहीं है? अगर हक नहीं है तो क्यों नहीं है? मेरा वोट मैंने किसको दिया, मेरा जानने का हक है। और तभी हो सकता है जब मैं बैलेट पेपर पर निशान लगाऊं, ये मेरी शाही है, इसके सामने वाला उम्मीदवार मेरा अप्रूव्ड है, आप उसको काउंट कीजिए। इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमने जो कहा वो कर दिया, हमने जो चाहते थे वो किया। नहीं, ये ठीक नहीं किया। देश जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता ठीक नहीं है। देश की जनता को देश को संभालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी क्रांति पैदा हो जाए, यहाँ भी वही हालत पैदा हो जाए जो दूसरे देशों में हो रहे हैं, बहुत से देशों में हो रहे हैं, सिर्फ सत्ता के नशे में। अरे सत्ता तो किसी को मिल नहीं थी, आप स्वच्छ वोट कराते, बैलेट से वोट कराते, कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में रिजल्ट आ ही जाता। तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी आपको? आज ही रिजल्ट आना है, आज ही सब कुछ करना है। तो कोई इतने दिन से तो आप रिजल्ट को के बैठे हुए थे, तब आपको सच नहीं लगा, तब आपको खराब नहीं लगा। आज ही आपको खराब लगने लगा है। आप कहते हैं ईवीएम की बात जो करो जेल में डाल दो। धमकी किस बात की दे रहे हो? ईवीएम से बात करें जेल में डाल दो। पब्लिक हक है जानने का ईवीएम क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। पैसा लगा है ईवीएम में, उसका पैसा किसका लगा है? क्या पीएम का पैसा लगा है? पैसा पब्लिक का लगा है। इसलिए पब्लिक को सोचना होगा, समझना होगा कि इसका क्या तरीका है ठीक करने का, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी हम लोग इलेक्शन को इलेक्शन ही रहने देंगे, उसको हम दूसरा बिल्डिंग नहीं बनाने देंगे जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होता है। और वो सरकार जो दूसरे पैसों से बन के आई यहाँ पर, दूसरे पैसों से मतलब भारतीय जनता के पैसों से चुनाव हुआ, उससे बन के आई यहाँ पर। इसके अलावा कितने पैसे इन्होंने पब्लिक से खाए, कितने स्कैंडल किए, उसका तो हिसाब किताब है नहीं, और इतने सारे से मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो 2G है उसमें इन्हीं के लोग ज़्यादा हैं, पब्लिक लोग कम है। मैं बड़े दुख के साथ ये कहूँगा भारत के लोगों से, अपने मित्रों से, कि देखिए चुनाव हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चुनाव था ही नहीं, ये भी शक नहीं है। ये चुनाव एक ऐसा व्यापार था, एक ऐसा गेम था कि एक बार चुनाव कर दिया जाए,
कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, भारतीय जनता चुप रह जाएगी और हम सत्ता में बने रह जाएंगे। उनका यही उद्देश्य था, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उन्हें भारत की जनता की समस्याओं से, भारत की दूसरी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सरकार बना चुके हैं। वो फेक सरकार ही सही, वो फेक लोकसभा ही सही, फेक मिनिस्टर ही सही, सब बना चुके हैं और उसी नशे में दोबारा शुरू हो चुके हैं जिस नशे में उनको नहीं होना चाहिए। पब्लिक जब वोट देती है, एक उम्मीद रख के वोट देती है कि मेरा वोट ऐसे इंसान को जाना चाहिए जिसको वो समझता है अच्छा है। वो इस डिटेल सोचती भी है कि मैंने अच्छे इंसान को दिया, लेकिन जब रिजल्ट आता है कुछ और चीज़ का, तो सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि वास्तव में क्या हमने सही किया या हमने गलत किया, और यदि हमने गलत किया तो क्यों किया। ये बातें अगर आप सोचेंगे अच्छी तरह से तो मेरे ख्याल देश का भला होगा। अगर आप ये बातें नहीं सोचेंगे तो देश का भला होने वाला नहीं है। आपको सोचना होगा, मजबूर करना होगा अपने आप को कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। कुछ क्षण निकालिए अपने जीवन से, सोचिए। और मैं तो उन लोगों को भी कहूँगा जो मोदी भक्त हैं, वो भी सोचें। मोदी भगवान नहीं है, पहली बात तो ये है। मोदी भविष्य नहीं है, दूसरी बात ये है मोदी भी मेरी तरह, आपकी तरह एक मानव है जो सत्ता का भूखा है। आप कह सकते हैं सत्ता का भूखा नहीं होता तो ये सब नहीं करता। ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए था। पब्लिक ने वोट देना है देती, नहीं देना है नहीं देती, क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं तो कोई और सही, भारतीय जनता का चलने देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है भारत में। भारत में जो फैसला कर लिया मोदी ने, वो किसी भी तरह से उसको चोरी से, डकैती से, हेरा फेरी से वो लाएगा करके, यही भारत का मतलब है आज की तारीख में। उसने कहा कि हमें 300 सीट आएंगी, 300 दिन आएंगी। उन्होंने कहा जो होगा तो वो हुआ। ऐसा कैसे हुआ आप बताइए मुझे, ऐसा कैसे हुआ। आप क्या सोचते हैं? अगर आप सोचते हैं कि मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। मैं गलत हूं तो मैं ऐसी बात नहीं करूंगा आगे से। संविधान हमें हक देता है, मोदी नहीं। संविधान हमें हक देता है, चुनाव आयोग नहीं। संविधान हमें हक देता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। हमें हमारी भारत की जनता हक देती है, हमें भारत का संविधान हक देता है। हमें हक है बोलने का, क्योंकि हम भारत हैं। भारत की जनता भारत है। भारत की जनता जिस जमीन पर रहती है वो भारत माता है, जो किसी वक्त में पूरी पृथ्वी को कहा जाता था। आज वो छोटी होके छोटी हो गई। भारत माता के हम सब पुत्र पुत्रियां हैं। अगर कोई ये समझे कि हमारा पेटेंट है इसका, तो वो गलत समझते हैं। चिल्लाने से, जोर जोर से भारत माता खुश नहीं होगी। आपकी सत्य होने से, आपका स्वच्छ होने से, आपके अच्छे काम करने से भारत माता खुश होगी। आप चिल्लाते रहिए जोर जोर से, अन्याय करते रहिए, धर्मों में आपस में लड़ाई करते रहिए, कराते रहिए, और फिर कहना कि भारत माता की जय। वो भारत माता जय कभी विश्वास है कभी रिसीव नहीं करेगी आपकी जय, क्योंकि भारत माता जानती है उसको क्या सही है क्या नहीं है। जरा जरा सी बातों पे लोगों के खून करा दें, मर्डर करा दें, ये हालत करा दे देश की कि देख के सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बहुत गलत लगता है। ये चुनाव एक आंधी नहीं, तूफान नहीं, एक धोखा था। ये चुनाव कांग्रेस ने नहीं रोका था। कांग्रेस चाहती, दूसरे दल चाहते तो उसको रोक सकते थे, लड़ाई कर सकते थे इसी से। खाली आज का जमाना नहीं है कि आप जाके रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हर आदमी अपने आप को दबंग समझ रहा है। जब सारे दबंग समझने लगे अपने आप को, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो आपको अपने ऊपर भी करना पड़ेगा। लेकिन आपने नहीं किया, आप डर गए। कांग्रेस वालों, आप किसके डर गए मुझे नहीं पता, पर आप डर गए, ये वास्तविकता है। आपने डर के देश को डरा दिया, देश की हालत को डरा दिया, जो आपको नहीं करना चाहिए था। इतने उम्मीदवार जीते, कोई खुल के नहीं बोल रहा कि वो कैसे जीता। सब जानते हेरा फेरी से जीते हैं। यहाँ तक कि अपोजिशन वाले भी खुल के नहीं बोल रहे। वो कह रहे शायद हमें जिता दिया गया। देखिए, वो समझ रहे कि उनको जिता दिया गया ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, कोई गलत फहमी ना रहे। सच तो ये है कि हमने सबने धोखा खाया है, भारत की जनता ने। आप क्या धोखा खा के 5 साल रह सकते हैं जब आपको पता लग जाए कि हमको धोखा हुआ है। ये बात आज हमें समझनी है, ये बात हमारे देश की जनता को समझानी है। अगर हम ये नहीं समझा सके तो हमसे दुखी आदमी, हमसे चिंताजनक आदमी इस विषय में हो नहीं सकता। हमारी चिंताएं करने वाला कोई नहीं है यहाँ। जब कोई चिंता करने वाला नहीं होता है तो भगवान से चिंता की जाती है। आखिरी भगवान वो होता है जो लैंप के ऊपर लगा है रोशनी के रूप में। उसे बाहर पानी के लिए वो समुद्र कहते हैं इसको। उसमें आप पैदल नहीं जा सकते हैं। उस समुद्र में आपको कोई किश्ती लेकर जानी होगी, कोई शिप लेकर जाना होगा, कोई नाव लेकर जानी होगी। वही हाल यहाँ है इस देश के चुनाव का। वो भी एक समुद्र था,
उस समुद्र में आप अकेले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समुद्र को अगर आपने चीरना है, उस समुद्र से सारी गंद निकालनी है, वहाँ जो घुसा हुआ है आपका, उसको बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको मॉडल्स ऑफ इवन ठीक करना होगा, उस मशीन को ठीक करना होगा, उस मशीनरी को ठीक करना होगा जो चुनाव कराती है। भ्रष्ट हो चुकी है मशीन, खराब हो चुकी है, हमें ऐसी मशीन से चुनाव नहीं कराना चाहिए। वो मशीन बेकार हो चुकी है, वो सच्चाई खत्म हो चुकी है। मोबाइल के आने से बहुत चीज़ें चोरी हो रही हैं, इसीलिए हो रही हैं कि हम लोग समझे नहीं हैं। हमें भूख लगने में मेहनत करने के बजाय चक्कू या उससे निकाल लेते हैं अपनी शर्ट से और उसी से हम काम कर लेते हैं। ऐसा हो रहा है। हमने मेहनत की या नहीं की, सवाल ये नहीं है। हम मेहनत करते, वोट दे के खुश हो जाते, ये भी सवाल नहीं है। सवाल यह है कि गलत आदमी क्यों जीते, सवाल यही है। सही आदमी क्यों ना जीते। एक झूठ के तरीके से, झूठ की बात से हम कैसे चुनाव जितवाएं, ये भी प्रश्न उठता है। इस प्रश्न को समझना आवश्यक है। यदि हमने वोट देना था, खुशी होती बैलेट पेपर से दिए होते। आपको अगर याद नहीं है 1971 में क्या हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी थी देश की प्रधानमंत्री। उसने चुनाव आयोग को कहा था कि आप अलग अलग एरिया के वोट नहीं गिनेंगे, आप सारे क्षेत्र के वोट को, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट को मिला देंगे, सारे डब्बे खोल खोल के मिलाने के बाद फिर गिनेंगे, ताकि हमारे उस एरिया के सांसद को ये पता ना हो कि वोट किस लिए दिया गया है इस व्यक्ति को। अगर वोट दिया गया है देश को बनाने के लिए तो ईमानदारी से दिया जाना चाहिए था, ईमानदारी से कार्य करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ हुआ गलत हुआ, और इस गलती की सजा किसको भुगतनी पड़ेगी है? भारत की जनता को भुगतनी पड़ेगी। हमें ये समझना होगा, हमें चिल्लाना होगा, हमें धक्के खाने होंगे, धक्के खिलाने होंगे। कोई मानने वाला नहीं है आसानी से। जो सरकार पे कब्जा कर चुका हो, जो शपथ ले चुका हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हाँ, शपथ वाले लोग आज भी हैं, आज भी हैं जो शपथ का देंगे लेंगे। लेकिन क्या शपथ काफ़ी है हमारे देश के लिए? शपथ में रहना काफ़ी है? शपथ भी खराब हो सकती क्या? सब कुछ हो सकता है। मेरा आपसे कहना सिर्फ इतना है कि आप सब मिलके, एक एक नागरिक मिलके, देश का, गांव का, शहर का, सब इस बात को समझिए। पहली बात, हमें गलत लोकसभा नहीं चाहिए। दूसरी बात, हमको साफ छवि के उम्मीदवार चाहिए, 233 बदमाश नहीं। तीसरी बात, 20 लाख पिछले को जवाब चाहिए। और चौथी बात, इस चुनाव को रद्द किया जाए, जो कि गलत चुनाव है। गलत चुनाव को हम नहीं मानते, हमको साफ छवि की लोकसभा चाहिए। ये चारों बातें, पांचों बातें, और यदि कोई और को लगता है आपकी बात है तो उसको भी आप इसमें निकाल कर और आगे बढ़ाइए, इसको बड़ा बना दीजिए इस वीडियो को। और मैं अब इस वीडियो की समाप्त करूँगा, क्योंकि ज़्यादा एक ही बात को बार बार करना ठीक नहीं होता है, अच्छा भी नहीं लगता है एक ही बात को बार बार किया जाए। अब मैं अगले वीडियो में दूसरी बात करूँगा। I will talk something else in my video, but this video, election related video, in this I will appeal to people of this country just to be united to fight against this system, which is not fun. Election 2019 has been fought based on false information, based on fakeism everywhere, where government officers and where government machinery was involved in the election to favor their own parties. And election commission favored the BJP, and even Supreme Court to some extent involved in here, which is not the fundamental right, which is actually bad thing. But what has happened is that we have lost this election. Public has lost the election. It's not BJP. It's not a corporation. Sorry, this Congress lost this election. It is public versus Modi election. It was. It is public versus Modi, where Modi has won and public has been defeated. Unfortunately, this first such election, we should not have made it like this, but it mandated like that. इसलिए मेरे देश के लोगों, समझ जाओ इस चुनाव को, इस दिस इलेक्शन इज फॉर 232 illegal people. And this is for 372 malcounting, matchmaking of votes in various constituencies, and therefore this election must be rejected and EVM be used for next election. That's why I say thank you, जय भारत। और बाद में बात करेंगे आपसे। धन्यवाद बहुत बहुत। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय पब्लिक। धन्यवाद। मैं सूरज सिंह अब बंद करता हूँ इस वीडियो को।